हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 की। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि MP ADPO की वैकेंसी जल्दी जारी होने वाली है। तो अगर आप भी कर रहे हैं MP ADPO की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लास्ट वीडियो में हमने देखा था अध्याय 2। इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 जो आपका बात करता है संपत्ति का अधिहरण के बारे में। इसका जो पहला सेक्शन है वो है आपका 13 सेक्शन, जो है आपका संपत्ति का अधिहरण, जिसका पहला क्लॉज बोलता है जहां राज्य सरकार को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है जो लोक पद धारण कर चुका हो या धारण कर रहा हो और जो लोक सेवक हो या लोक सेवक रह चुका हो, तो राज्य सरकार भले ही विशेष न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया हो या ना लिया हो, इस अधिनियम के अधीन उस धन या संपत्ति के अधिहरण के लिए जिसके बारे में राज्य सरकार को यह विश्वास हो कि वह अपराध के द्वारा उपात्त की गई हो, लोक अभियोजक की प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन देने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। तो यहाँ पे जो सेक्शन बोल रहा है, सेक्शन 13 कहता है कि जहाँ पर राज्य सरकार को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर यह विश्वास हो जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया गया है, वह व्यक्ति लोक पद धारण कर चुका हो या धारण कर रहा हो, लोक सेवक रह चुका हो या लोक सेवक हो, तब राज्य सरकार भले ही विशेष न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया हो या ना लिया हो, राज्य सरकार जो होगा उस संपत्ति, उस अपराध से जो भी संपत्ति प्राप्त हुई होगी या उस अपराध को करने में जिस भी संपत्ति या धन का उपयोग किया गया होगा, उस धन या संपत्ति को क्या कर लेगी, अधिग्रहण कर लेगी। लेकिन वो स्वयं अधिग्रहण नहीं करेगी, वह लोक अभियोजक को क्या करेगी, वो लोक अभियोजक को आदेश देगी कि वो प्राधिकृत अधिकारी को क्या करे, प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन देने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। सब क्लॉज 2 बात करता है कि उपधारा 1 के अधीन आवेदन में हमने देखा कि लोक अभियोजक प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन देने के लिए प्राधिकृत तो कर दिया राज्य सरकार ने, लेकिन उस आवेदन में क्या क्या चीजें सम्मिलित हों, क्या क्या चीजें उस आवेदन में सम्मिलित होंगी, ये हम देखेंगे। तो सब क्लॉज 2 का ए बात करता है एक या अधिक शपथ पत्र संलग्न होंगे, एक या एक से अधिक क्या होंगे, शपथ पत्र होंगे, जिसमें उन आधारों का उल्लेख होगा जिन पर यह विश्वास किया गया हो कि उक्त व्यक्ति ने अपराध किया है तथा उस धन की, उस रकम और अन्य संपत्ति की प्राधिकृत मूल्य का उल्लेख होगा जिसके बारे में यह विश्वास किया गया कि वह अपराध के द्वारा प्राप्त की गई हो। तो एक या एक से अधिक शपथ पत्र क्या होंगे, संलग्न होंगे, जिसमें किस चीजों का उल्लेख होगा, तो उसमें उल्लेख होगा जिस व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है और उस अपराध के द्वारा जो संपत्ति प्राप्त की गई है उस संपत्ति का उल्लेख होगा, उस संपत्ति या उस रकम का उल्लेख होगा, उस रकम या संपत्ति का प्राधिकृत मूल्य जो होगा उसका उल्लेख उसमें होगा। सब क्लॉज 2 का बी बात करता है कि ऐसे किसी धन या संपत्ति की तत्समय की अवस्थिति के संबंध में उपबंध कोई सूचना भी अंतर्विष्ट होगी, अगर संपत्ति की जो उस समय स्थिति होगी उसके बारे में भी क्या होगी, उसमें सूचना सम्मिलित होगी, तथा यदि आवश्यक हो तो इस संदर्भ में सुसंगत समझी जाने वाली अन्य विशिष्टियां भी दी जाएंगी और उस संपत्ति या उस धन से संबंधित कोई अन्य विशिष्टियां या कोई अन्य जानकारी है वो भी उसमें क्या होगी, सम्मिलित होगी। यहाँ पे सेक्शन 13 बात करते हैं कि राज्य सरकार को अगर प्रथम दृष्टया आधार पर यह विश्वास करने का कारण मिल जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया गया और उस अपराध के द्वारा अगर कोई धन या संपत्ति प्राप्त की गई है या उसमें सम्मिलित है, तो उसके बारे में क्या किया जाएगा, राज्य सरकार जो होगी लोक अभियोजक को प्राधिकृत करेगी कि वो प्राधिकृत अधिकारी को क्या करे, आवेदन करे। सेक्शन 14 जो बात करता है अधिहरण के लिए सूचना। अब हमने सेक्शन 13 में देखा
की अधिहरण तो किया जाएगा, लेकिन उस अधिहरण को करने से पहले हमें क्या देनी पड़ेगी, उसकी सूचना देनी पड़ेगी। तो उसके बारे में उसने किसमें बताया, सेक्शन 40 में बताया। तो इसका सब क्लॉज 1 बोलता है धारा 13 के अधीन किया गया कोई भी आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी उस व्यक्ति पर जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, ठीक है। तो धारा 13 के अधीन जब कोई आवेदन क्या किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा, किसको, प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होगा। तो प्राधिकृत अधिकारी क्या करेगी, उस व्यक्ति पर जिसके संबंध में आवेदन किया गया, मतलब जिसने अपराध किया है, ठीक है, जो इसमें इसके पश्चात प्रभावित व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट होगा। तो आप जहां पर भी प्रभावित व्यक्ति शब्द आएगा वहां पे ये समझा जाएगा कि किसकी बात की जा रही है, जिस व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है या जिस व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, का एक सूचना तामील करेगा। तो उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया उसको क्या करेगा, एक सूचना तामील करेगा, जिसमें उसमें ऐसे समय के भीतर जो कि सूचना में निर्दिष्ट किया जाए, जो सामान्यतः 30 दिन से कम का नहीं होगा, उसकी उस राय उपार्जन या स्थिति का स्रोत बताने की क्या की जाएगी, उपेक्षा की जाएगी। तो एक सूचना तामील की जाएगी, वो सूचना जो होगी वो कितने दिन की होगी, सामान्यतः 30 दिन से कम की नहीं होगी, और जिसमें उस सूचना में ये मांगा जाएगा कि वह संपत्ति या जो भी वो आय या धन प्राप्त हुआ उसके संबंध में वो क्या करे, हमें उसका स्रोत, मतलब वो कहाँ से उसने प्राप्त की उसके बारे में हमें जानकारी दे, जिससे या जिसके द्वारा उसने ऐसा धन या संपत्ति अर्जित की है वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता हो तथा अन्य सुसंगत जानकारी और विवरण देने के तथा कारण बताने की उपेक्षा की जाएगी। क्यों ना ऐसा समस्त या कुछ धन या संपत्ति अथवा दोनों अपराध द्वारा अर्जित किए गए हैं घोषित कर दी जाए और राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कर ली जाए। धारा 14 में ये बताया गया कि धारा 13 के अंतर्गत जो लोक अभियोजक है वो प्राधिकृत अधिकारी को क्या करेगा, आवेदन करेगा। तो प्राधिकृत अधिकारी जो होगा वो एक सूचना की तामील करेगा, किसको करेगा, जिस व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है, और उस अपराध व्यक्ति से क्या किया जाएगा, जानकारी मांगी जाएगी कि जो भी संपत्ति या धन जिसका अपराध में संलग्न होना पाया गया है या उससे प्राप्त होना पाया गया उसके स्रोत के बारे में क्या करे, जानकारी प्रदान करे या कोई साक्ष्य प्रदान करे। नहीं अगर प्रदान कर पाता है, ठीक है, तो वो क्या मानी जाएगी, तो वो ऐसा धन या संपत्ति दोनों अपराध द्वारा अर्जित मानी जाएगी और ऐसा घोषित कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा घोषित कर दिया जाता है, वो कोई भी प्रकार की सूचना, जानकारी, सुसंगत तथ्य नहीं दे पाता है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, उसको अधिकृत कर लेगी। क्लॉज 2 बात करता है जब उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई सूचना में किसी धन या संपत्ति या दोनों को ऐसे व्यक्ति के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जाने का विनिर्दिष्ट हो, वहां सूचना की एक प्राप्ति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी तामील की जाएगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए कि कोई संपत्ति या कोई धन है, वो तो हमें पता है कि इस व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध किया गया उसके द्वारा प्राप्त की, लेकिन अगर उस व्यक्ति के द्वारा उस धन या संपत्ति को या दोनों को ही किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस धन या उस संपत्ति को क्या कर लिया जाता है, धारण कर लिया जाता है, तब सूचना की एक प्रति उस व्यक्ति को भी क्या की जाएगी, तामील की जाएगी, मतलब भेजी जाएगी। सब क्लॉज 2 ये बात करता है। सब क्लॉज 3 बोलता है उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अभिलिखित कार्यवाही कराएगी साक्ष्य सूचना विशिष्टियों का विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण में खंडन किया जा सकेगा, परंतु ऐसा खंडन इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अपराधी के अपराध के अवधारण और न्याय निर्णय के विचारण तक ही क्या होगा, सीमित होगा। तो यहाँ पर जो सब क्लॉज 3 है वो बात करता है कि कोई भी बात के ऊपर उपधारा 1 के अंतर्गत किसी भी बात के होते हुए जो प्रभावित व्यक्ति है, प्रभावित व्यक्ति मतलब जिसने अपराध किया है, द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष
अभिलिखित कोई साक्ष्य का प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कोई साक्ष्य, कोई सूचना, कोई विशिष्टिया का क्या किया जाता है, अभिलिखित किया जाता है। तो विशेष न्यायालय के समक्ष जब उस प्रभावित व्यक्ति का क्या हो रहा है, विचारण हो रहा है, तब उस साक्ष्य, उस जानकारी या सूचना का क्या किया जा सकता है, खंडन किया जा सकता है। परंतु ऐसा खंडन इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अपराधी के अपराध के अवधारण और न्याय निर्णय के विचारण तक ही सीमित रहेगा। मतलब जब अपराधी का अवधारण हो रहा होगा या न्याय निर्णय हो रहा होगा तभी आप उसका क्या कर सकते हो, खंडन कर, तभी जो प्रभावित व्यक्ति उसका खंडन कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। सेक्शन 15 बात करता है कतिपय मामलों में संपत्ति का अधिहरण। ठीक है, कतिपय मामलों में संपत्ति का अधिग्रहण, इसका जो पहला क्लॉज है वो बोलता है धारा 14 के अधीन जारी किए गए कारण बताओ सूचना के स्पष्टीकरण यदि कोई हो तथा उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात और प्रभावित व्यक्ति की तथा उस दशा में जहां प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सूचना में निर्दिष्ट कोई धन या संपत्ति धारण करता हो, ऐसे अन्य व्यक्ति को भी सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी आदेश द्वारा निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या प्रश्नगत समस्त या कोई अन्य धन या संपत्ति विधि विरुद्ध अर्जित की गई है या नहीं। तो यहाँ पे बोला गया है कि कतिपय मामलों में संपत्ति का अधिहरण। तो धारा 14 बात करती है, तो धारा 15 बात करती है कि धारा 14 के अधीन जो स्पष्टीकरण मांगा गया है, किससे मांगा गया था, प्राधिकृत अधिकारी, किससे मांगा गया था, प्रभावित व्यक्ति से मांगा गया था या उस व्यक्ति से जिसके द्वारा वो संपत्ति क्या की गई थी, धारण की गई थी। तो यदि वह व्यक्ति सुनवाई का, उसको क्या करेंगे हम, सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान किया जाएगा और अगर युक्त अवसर के पश्चात भी वो प्राधिकृत अधिकारी क्या करेगा, आदेश द्वारा निष्कर्ष निकालेगा और उस निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा कि क्या जो प्रश्न उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति या जिस व्यक्ति के द्वारा उस संपत्ति या धन को धारण किया गया था प्रश्न पूछेगा कि जो धन या संपत्ति है वो विधि विरुद्ध अर्जित की गई है या नहीं, और जब उसको इसका पता चल जाएगा तो उन कारणों को वो क्या करेगा, निष्कर्ष में अभिलिखित करेगा। सब क्लॉज 2 बात करता है जहां प्राधिकृत अधिकारी ये विनिर्दिष्ट करता है कि कारण बताओ सूचना में निर्दिष्ट कुछ धन या संपत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं। जहां प्राधिकृत अधिकारी यह विनिर्दिष्ट करता है कारण बताओ सूचना में, कहाँ पे, कारण बताओ सूचना में कि जो धन या संपत्ति या दोनों जो है वो किससे है, अपराध के माध्यम से अर्जित की गई है, किंतु ऐसे धन या संपत्ति को विनिर्दिष्ट चिन्हित करने में समर्थ ना हो तो प्राधिकृत अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह धन या संपत्ति या दोनों विनिर्दिष्ट करे जो उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं। जहां प्राधिकृत अधिकारी को यह लगता है कि उसके द्वारा जो सूचना मांगी गई थी उस सूचना से धन और संपत्ति या कुछ धन या संपत्ति जो है वो अपराध के माध्यम से अर्जित की गई पाई जाती है, तो ऐसे में उस धन या संपत्ति को वो क्या करेगा, चिन्हित करेगा और उसे क्या करेगा, उसे सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर अपराध से अर्जित संपत्ति मानेगा और उसका निष्कर्ष क्या करेगा, अभिलिखित करेगा। धारा इसका सब क्लॉज 3 बात करता है जहां प्राधिकृत अधिकारी इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई धन या संपत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं, वहां वह घोषित करेगा कि ऐसा धन या संपत्ति या दोनों इस अधिनियम के उपबद्धों के अधीन रहते हुए सभी विलंगम से मुक्त राज्य सरकार को अधिग्रहित मानी जाएगी। तो जहां पर प्राधिकृत अधिकारी क्या करता है, धन या संपत्ति या दोनों को
अपराध से माध्यम से अर्जित संपत्ति मानता है, वहां पर वह सभी विलंगमों मतलब जितने भी उस पर क्या होंगे, ऋण होंगे, उस संपत्ति से मुक्त कर उस संपत्ति को कर राज्य सरकार को क्या कर देगा, प्रदान कर देगा। मतलब राज्य सरकार उसको क्या कर लेगी, अधिग्रहित कर लेगी। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि संपत्ति को अधिग्रहित कौन करता है, तो राज्य सरकार का। तो समस्त प्रोसीजर में जो मेन है वो कौन है, प्राधिकृत अधिकारी है। परंतु यदि अधिग्रहित संपत्ति का बाजार मूल्य प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा कर दिया गया तो संपत्ति अधिग्रहित नहीं की जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसी संपत्ति है, ठीक है, उस संपत्ति का जो है बाजार मूल्य, जो मतलब वर्तमान संपत्ति का जो बाजार मूल्य होगा, यदि वो क्या कर दिया जाता है, उस संपत्ति के स्वामी द्वारा या उस संपत्ति को जिस व्यक्ति के द्वारा धारण किया गया है वर्तमान में, उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को उसका बाजार मूल्य प्रदान कर दिया जाता है, तब वह संपत्ति क्या नहीं की जाएगी, अधिग्रहित राज्य सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी। और बात करता है जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी की कोई शेयर राज्य सरकार को अधिकृत माना जाता है तो कंपनी अधिनियम 1956 अथवा कंपनी के संगम अनुच्छेदों में अंतर्गत किसी बात के होते हुए कंपनी तुरंत राज्य सरकार को ऐसे शेयर के लिए अंतिम रूप से रजिस्ट्रेट करेगी। तो अगर यहाँ पे भी सेम बात बोली गई, सेम प्रोसीजर होगी। अगर किसी कंपनी के शेयर होते हैं तो उसे भी कौन करेगा, राज्य सरकार अधिग्रहित करेगी। तो इसमें ज्यादा कुछ आपको ध्यान रखना नहीं, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ इतना धारण कर याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि संपत्ति को कौन अधिग्रहित करता है तो राज्य सरकार अधिग्रहित करती है। अगर राज्य सरकार संपत्ति को कब अधिग्रहित नहीं करती है, जब उसका बाजार मूल्य क्या किया जाता है, प्राधिकृत अधिकारी के पास क्या कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। सब क्लॉज 5 बात करता है इस अध्याय के अधीन धन या संपत्ति या दोनों अधिग्रहण की गई प्रत्येक कार्यवाही धारा 15 की उपधारा 1 के अधीन सूचना तामील की तारीख से 6 माह की कालावधि के भीतर निपटाई जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी हमने जो अधिग्रहण की कार्यवाही है वह कितने टाइम पीरियड के अंतर्गत निपटाई जाएगी। तो जिस दिन सूचना की तामील की गई है उस सूचना की तामील किए जाने के 6 माह के भीतर। सब क्लॉज 6 बात करता है इस धारा के अधीन पारित अधिहरण का आदेश अपील यदि कोई हो तो पारित आदेश के अधीन रहते हुए धारा 17 के अधीन अंतिम होगी और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर सब क्लॉज 6 बोलता है कि इस धारा के अधीन पारित अधिग्रहण का आदेश अगर दे दिया गया है, उस आदेश के अपील हो गई है, तो यदि कोई हो तो पारित आदेश के अधीन रहते हुए धारा 17 के अधीन फिर अंतिम होगी और कोई भी उससे प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। धारा 16 बात करती है अंतरण का अकृत्य और शून्य होना। तो अंतरण कब अकृत्य और शून्य होगा, तो जहां धारा 14 के अधीन सूचना जारी किए जाने के पश्चात उक्त सूचना में निर्दिष्ट कोई धन या संपत्ति या दोनों को किसी भी तरीके से अंतरित किया जाता है, वहां ऐसा अंतरण इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए शून्य होगा। ठीक है, पहला पॉइंट इसने बोला है कि धारा 14 के अधीन जो हमने सूचना जारी की है उस सूचना जारी करने के पश्चात कोई भी धन या संपत्ति या दोनों अगर किसी भी तरीके से अंतरित की जाती है तो वहां जो ऐसा अंतरण होगा वो इस अधिनियम मतलब मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम के अधीन कार्यवाही के प्रयोजन के लिए, जब कार्यवाही चल रही है उस समय क्या होगा, शून्य होगा। दूसरा, यदि ऐसा धन या संपत्ति या दोनों तत्पश्चात धारा 15 के अधीन राज्य सरकार को अधिग्रहित हो जाती हो तो ऐसा धन या संपत्ति या दोनों का अंतरण अकृत्य और शून्य माना जाएगा। दूसरा बात बोलता है कि धन या संपत्ति या दोनों ही अगर सूचना प्राप्ति होने के धारा 15 के अधीन राज्य सरकार को क्या हो गई, अधिग्रहित हो गई है, तो भी ऐसी धन या संपत्ति या दोनों का अंतरण क्या हो जाएगा, शून्य या अकृत हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतरण अकृत और शून्य कब होगा धारा 16 के अंतर्गत, तो पहला बोला है जब धारा 14 के अधीन कोई सूचना प्राप्ति के पश्चात क्या किया जाएगा,
कार्यवाही के प्रयोजन के लिए वो अंतरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरा बोला गया धारा 15 के अधीन अगर राज्य सरकार को कोई संपत्ति अधिग्रहित हो गई है तो ऐसा धन या संपत्ति का जो अंतरण होगा वह अकृत और शून्य माना जाएगा। धारा 17 बात करता है अपील के बारे में। इसका सब क्लॉज 1 बोलता है इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से जिसको कि अपीलीय आदेश पारित किया गया था 30 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा। तो यहाँ ये धारा 17 कहती है कि इस अध्याय के अधीन मतलब धारा 3 के अधीन जो प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश से, प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा क्या आदेश दिया गया था, संपत्ति के अधिहरण का आदेश दिया गया था। तो उस आदेश से व्यथित अगर कोई व्यक्ति है तो वो उस तारीख से जिसको कि अपीलीय आदेश पारित किया गया था, मतलब जिस आदेश पे अपील हो सकती है, उस आदेश को जब पारित किया गया था तो उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय को अपील कर सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील कौन कर सकता है, व्यथित व्यक्ति कर सकता है। कहाँ कर सकता है, उच्च न्यायालय में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, तो 30 दिन के भीतर कर सकता है। सब क्लॉज 2 बात करता है इस धारा के विरुद्ध कोई अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय ऐसे पक्षकारों को जिन्हें वह उचित समझे सुनवाई का अवसर प्रदान कर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे। क्लॉज 2 बोलता है कि अगर उच्च न्यायालय के पास कोई भी अपील आती है तो वो उस अपील के जो भी पक्षकार होंगे उनका क्या देगा, सुनवाई का उचित अवसर देगा, उसके बाद ही कोई उचित निर्णय देगा। सब क्लॉज 3 बात करता है उपधारा 1 के अधीन की गई कोई अपील उसके किए जाने की तारीख से 6 मास की कालावधि के भीतर निपटाई जाएगी और स्थगन आदेश यदि कोई हो अपील में पारित किया जाता है तो अपील का निपटारा वेद कालावधि के परे प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो यहाँ पर तब बोला गया है कि अपील कितने दिन के अंतर्गत निपटाई जाएगी, तो जिस दिन अपील की गई उस तारीख से 6 माह के भीतर अपील क्या करना होगा, उच्च न्यायालय को निपटाना होगा। सेक्शन 18 बात करता है कब्जा लेने की शक्ति। जहां इस अधिनियम के अधीन कोई धन या संपत्ति या दोनों राज्य सरकार को अधिग्रहित हो गए हों, ठीक है, इस अधिनियम के मतलब मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम के अधीन अगर कोई धन या संपत्ति क्या हो गई है, राज्य सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है, वहां संबंधित प्राधिकृत अधिकारी प्रभावित व्यक्ति के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति को जिसके कब्जे में धन या संपत्ति या दोनों हो आदेश देगा कि वह आदेश तामील किए जाने के 30 दिन के भीतर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अभ्यर्थित कर दे अथवा उसका कब्जा दे दे। तो जैसे ही उसने बोला जैसे ही राज्य सरकार को संपत्ति या धन का अधिग्रहण करने का क्या होता है, आदेश होता है, वैसे ही जो प्राधिकृत अधिकारी है वो प्रभावित व्यक्ति या जिसने उस संपत्ति का या धन का क्या किया हुआ कब्जा रखा हुआ है उसको आदेश देगा कि वो तामील किए जाने के 30 दिन के भीतर उस संपत्ति को क्या करे, कब्जा राज्य सरकार को दे दे। परंतु प्राधिकृत अधिकारी इस निमित्त आवेदन दिए जाने पर तथा यह समाधान कर लेने पर कि प्रभावित व्यक्ति प्रश्नगत संपत्ति में निवास कर रहा है उसे तत्काल बेदखल करने के बदले में ऐसे व्यक्ति को विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमित कालावधि तक के लिए राज्य सरकार को बाजार दर का भुगतान कर उसका कब्जा बनाए रखने की अनुमति दे सकेगा और उसके पश्चात ऐसा व्यक्ति उस संपत्ति का खाली कब्जा सौंप देगा। तो यहाँ पे जो परंतु बोला गया उसमें ये बोला गया कि जो प्राधिकृत अधिकारी अगर उसके पास ऐसा कोई आवेदन आता है कि जो संपत्ति है, जो प्रश्नगत संपत्ति है, मतलब जिसका कब्जा दिया जाना है राज्य सरकार को, वो संपत्ति पे कोई व्यक्ति निवास कर रहा है तो उसे तत्काल तो बेदखल नहीं कर सकते क्योंकि वो कहाँ जाएगा। तब प्राधिकृत अधिकारी क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है मैं अभी आपको बेदखल नहीं करता, मैं आपको एक टाइम पीरियड दे देता हूँ, एक सीमित कालावधि देता हूँ, इस सीमित कालावधि
इसके भीतर, इस सीमित समय के भीतर आप क्या करें, अपना दूसरी जगह रहने की व्यवस्था कर लें। तब तक आप क्या करें, राज्य सरकार को बाजार दर से भुगतान करते रहें और जैसे ही वो समय अवधि समाप्त होगी वैसे ही आप संपत्ति का खाली कब्जा किसको सौंपते, राज्य सरकार को सौंपते। 2 बात करता है यहाँ पे, यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश का पालन करने से इनकार करता है या पालन करने में असफल रहता है तो प्राधिकृत अधिकारी संपत्ति को कब्जे में ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए बल का प्रयोग भी कर सकेगा। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर उपधारा 1 के अधीन आदेश तो उसने दे दिया, लेकिन अगर मान लीजिए वो उस आदेश का पालन नहीं करता है, ठीक है, या उसका पालन करने में असफल रहता है, तब जो प्राधिकृत अधिकारी वो क्या करेगा, संपत्ति का कब्जा लेने के लिए बल का भी प्रयोग कर सकेगा। सब क्लॉज 3 बात करता है कि उपधारा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकृत अधिकारी उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी धन या संपत्ति या दोनों का कब्जा लेने के प्रयोजन के लिए सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी की सेवा की अध्यापेक्षा कर सकेगा और अध्यापेक्षा का अनुपालन करना ऐसे अधिकारी का आपातकारी कर्तव्य होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर मान लीजिए बल का प्रयोग करने बोला गया सब क्लॉज 2 में, लेकिन अब उपधारा 2 के अधीन वो बल का प्रयोग करने पर भी नहीं खाली करता या इनकार करता, तब प्राधिकृत अधिकारी उसको तो उपधारा 1 के अधीन क्या करना भैया, कब्जा राज्य सरकार को दिलाना ही है, तो वो उस धन या संपत्ति या दोनों का कब्जा प्राप्त करने के लिए पुलिस अधिकारी की भी क्या ले सकेगी, मदद ले सकेगी। और पुलिस अधिकारी क्या है, ऐसे प्राधिकृत अधिकारी का सहायता करने के लिए आबादकारी है। सेक्शन 19 बात करता है अधिकृत धन या संपत्ति की वापसी। जहां धारा 15 के अधीन किया गया अधिहरण का आदेश अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उपांतरित या बातिल कर दिया जाता है या प्रभावित व्यक्ति विशेष न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया जाता है, वहां धन या संपत्ति या दोनों प्रभावित व्यक्ति को वापस कर दिए जाएंगे। और यदि किसी कारण से संपत्ति वापस करना संभव ना हो तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार अधिकृत धन को सम्मिलित करते हुए उसके मूल्य का भुगतान अधिहरण की तारीख से उस पर 5% प्रति वर्ष की दर से परिगणित ब्याज सहित किया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 19 जो है वो ये बात करता है कि धारा 15 के अधीन अगर आपने अधिहरण का जो आदेश दिया था और उसके अंतर्गत राज्य सरकार ने क्या किया, संपत्ति का अधिग्रहण प्राप्त कर लिया, उस संपत्ति को कब्जा कर लिया, लेकिन अपील की व्यतीत व्यक्ति के द्वारा अपील की गई, अपील में क्या किया गया, उच्च न्यायालय द्वारा उस निर्णय को क्या कर दिया गया, या तो पांतरित मतलब परिवर्तित कर दिया गया, बातिल कर दिया गया मतलब खारिज कर दिया, या प्रभावित व्यक्ति जो था वो विशेष न्यायालय द्वारा क्या कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। तब इन तीनों ही कंडीशन में क्या किया जाएगा, जो धन या संपत्ति या दोनों जो प्रभावित व्यक्ति को है वापस करना पड़ेगा और वापस, ठीक है, वापस करना पड़ेगा। लेकिन यदि किसी कारणवश वो संपत्ति को वापस करना संभव नहीं होगा तब क्या किया जाएगा, तो तब उसका जितना भी मूल्य होगा उस मूल्य का भुगतान जिस तारीख को आपने उस संपत्ति को क्या किया होगा, अधिहरण किया गया होगा, उस तारीख से 5% प्रति वर्ष की दर से क्या करना पड़ेगा, आपको भुगतान करना पड़ेगा। किसको भुगतान करना पड़ेगा, तो जिसकी वो संपत्ति थी, मतलब प्रभावित व्यक्ति को आपको भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका अध्याय 3 जो है कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 19 तक के सेक्शन को कवर किया है। आगे हम नेक्स्ट में अध्याय 4 की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, छोटा सा कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं जितनी मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में उससे बहुत ही कम समय लगेगा आपको एक छोटा सा लाइक और कमेंट करने में। बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू।